नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही यूपी में भी बीजेपी की बाकी बची 29 सीटों पर कसरत की शुरुआत हो चुकी है, जहां सटीक उम्मीदवार के लिए बीजेपी तमाम रणनीति पर विचार विमर्श कर रही है। तभी 2 लिस्ट आने के बाद भी यूपी की 29 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं और अलग अलग सीटों पर गणित भी अलग दिखाई दे रहा है, जहां ज्यादातर नए चेहरों पर विचार किया जा रहा है। कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी के लिए प्रत्याशी बदलना बीजेपी की मजबूरी हो चुकी है। जैसे कैसरगंज और बाराबंकी की बात करें तो नए उम्मीदवार को सामने लाना ही बीजेपी की रणनीति भी है और राजनीति भी। तो अलग अलग सीटों पर जिस तरह से एक तरफ तो बीजेपी अपनी कोर कसरत और कवायद में जुटी हुई है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी इस पूरे मामले में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ पार्टी के भीतर और प्रत्याशियों के नामों पर नजर आ रहा है। देखना यह होगा कि समय से आगे बढ़ते बढ़ते एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तो दूसरी तरफ विपक्ष की रणनीति क्या रंग लेकर आती है। आज हम इसी पर करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए जिन तारीखों का हम इंतजार कर रहे थे वो तारीखें आ गई हैं, लेकिन राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कही जाने वाली बीजेपी का मंथन अब भी जारी है। दूसरी लिस्ट में 2 दिन पहले हटाए गए सीएम को लोकसभा चुनाव लड़ाने वाली बीजेपी यूपी में क्यों चिंता में है, जबकि वहां सीएम योगी का डंका बजता है। लेकिन यूपी की कई सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए इन सीटों पर बीजेपी का गहन चिंतन जारी है। बीजेपी यूपी की 80 सीटों में से 51 पर अभी तक उम्मीदवारों का फैसला कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में यूपी की जिन 51 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है, उसमें से उसे बाराबांकी से अपना कैंडिडेट फिर से चुनना पड़ सकता है, क्योंकि प्रत्याशी ऐलान होने के बाद उनका एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऐसे में बीजेपी को बाराबांकी सीट पर फिर से मंथन करना पड़ रहा है। उधर जिन सीटों पर कोर कमेटी की बैठक में मंथन होना है, उसमें मुरादाबाद, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, हाथरस, फिरोजाबाद, पीलीभीत, बरेली, सुल्तानपुर, बदायूं, गोंडा, कौशाम्बी, रायबरेली, प्रयागराज, कैसरगंज, कानपुर, मछली शहर, गाजीपुर, बलिया, बहराइच, भदोही, देवरिया, मैनपुरी और फूलपुर सीट का नाम शामिल है। जैसी सीटें हैं, इनमें से कई सीटें ऐसी हैं जिन पर किसी नए प्रत्याशी का ऐलान कर बीजेपी सभी को चौंका सकती है, जिनमें राज्यसभा सांसद अरुण सिंह को गाजियाबाद से उतारा जा सकता है। इसके अलावा मेरठ से कवि कुमार विश्वास या रामायण सीरियल के श्रीराम यानी अरुण गोविल का नाम भी चर्चा में है। वहीं एक सीट ऐसी भी है जिस पर मंथन भी बड़े स्तर पर चल रहा है, वो सीट है कैसरगंज। कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं और महिला रेसलरों से विवाद के बाद उनका नाम खूब चर्चा में रहा है। इसके अलावा सीटों पर मंथन और ऐलान में देरी का हाल सिर्फ बीजेपी में नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी सभी में है। ऐसे में देखना है कि ये मंथन कब पूरा होता है और मंथन के बाद किसकी लॉटरी लगती है और किसका दिवाला निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो आज उत्तर प्रदेश में बाकी बची सीटों पर हम करेंगे मंथन। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कुछ राजनीतिक बयान। उत्तर प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने घोषित की हैं। 51 सीटें हम घोषित कर चुके हैं। बची हुई सीटों के लिए भी स्थानीय नेतृत्व के साथ केंद्र का नेतृत्व परामर्श कर रहा है। बहुत जल्दी ही इन सीटों की भी घोषणा होगी, लेकिन कार्यकर्ता तैयार है हर सीट पर नरेंद्र मोदी जी को जिताने के लिए, हर सीट पर कमल का फूल खिलाने के लिए।
भारतीय जनता पार्टी ये पखवाड़े से लगी हुई है और विपक्ष की जितनी भी पार्टी है उससे पूरी तरह डरी हुई है, क्योंकि इनके जो प्रत्याशी हैं वो अब चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए हैं पूरी तरह से। आप देख रहे हैं कि नए नए चेहरों को लाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। अब पुराने जो प्रत्याशी थे वो चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं क्षेत्र में जाऊंगा तो वहां पर मेरी लतवाई और पिटवाई हो जाएगी, क्योंकि मैं 5 साल से उनको लूटा हूँ। इसीलिए पुराने वाले जो थे इनके सांसद प्रत्याशी वो पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश में बाकी बची सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मंथन के साथ ही साथ कांग्रेस की क्या स्थिति है उसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। रतन तिवारी जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूजा मिश्रा जी, सपा से प्रवक्ता, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर नीरज जैन जी, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ कुछ ही समय में जुड़ेंगे। तो सबसे पहले प्रदीप भटनागर जी आपके पास आऊंगी। लगातार जिन 29 सीटों की हम बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 51 सीटों पर पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन 29 सीटों को लेकर चुनाव की तारीखों का अब ऐलान हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में देखा जाए तो हमेशा अग्रणी पार्टी रही है। पहले से पहले आप लिस्ट को सामने लेकर आते हैं और माना जाता है कि उम्मीदवारों को पूरा समय दिया जाता है तैयारी करने का। तो इस बार ये जो मंथन चल रहा है, ये जो देरी चल रही है, ये क्यों? इसके पीछे कोई खास रणनीति है या फिर उम्मीदवारों के नामों को लेकर पेच फंसा हुआ है? धन्यवाद। आज आपने देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहली बार ऐसा है जो पहले से लिस्ट जारी करी है अपने प्रत्याशियों की जी। ये तो पहले बहुजन समाज पार्टी की करनी रहती थी कि पहले घोषणा करने की, तो भाजपा ने इस बार इस सिस्टम को बनाया कि और अपने प्रत्याशियों को पहले ही एडवांस में उतार दे, क्योंकि लोग बाग जिस प्रकार से टिकट के लिए आना जाना गांव दराज से दूर से आ रहे थे उसको विराम लगाना था। दूसरी चीज अभी आप जो कह रहे थे कि जो टिकट की जो लास्ट जो लिस्ट वो भी आ जाएगी। देखिए, प्रत्याशी वो चाहिए जो जनता के बीच का हो और जनता की सेवा में हो, जनता के बीच और काम करने वाला हो। जो चीजें रह गई हैं उन चीजों को देखा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक सिस्टम और थोड़ा सा एक उम्र को लेके चलाया है और सिस्टम को लेके चलाया है, उस पर भी काम कर रही है भाजपा। और बाकी आप बेफिक्र रहिए, बहुत जल्दी हो सकता है आजकल में फिर लिस्ट आ जाएगी। लोगों के तो प्रत्याशी नहीं मिल रहे, लोगों को तो खड़े नहीं, करने लेकिन के लिए। इन सीटों में कुछ सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर अब उन्हें हॉट सीट माना जा रहा है और जिनको लेकर आपकी दुविधा भी सबके सामने है। कैसरगंज सीट ले लें, बाराबंकी का वीडियो वायरल होने के बाद बाराबंकी की सीट ले लें, गाजियाबाद को लेकर तमाम तरह के नाम सामने आ रहे हैं। तो क्या वजह है इसके पीछे? आक्रामक राजनीति के लिए बीजेपी जानी जाती है, तो क्या वजह है कि इन सीटों पर आपके प्रत्याशियों का नाम अभी तक फाइनल नहीं हो पा रहा? देखिए, जो सीटों के आपने ले वो सीटें बाकायदा भाजपा के पास हर बार रही हैं और उस सीटों को लेकर वो पूरी तरह स्वस्थ है। रही गाजियाबाद की बात, अगर गाजियाबाद का डाटा उठा के देखेंगे तो कांग्रेस को 5,70,000 वोटों से हरा के भेजा था इस बार और स्टार प्रचारक थे राज बब्बर जी, और दोबारा बेचारे चुनाव लड़े नहीं कभी कहीं से। उसी प्रकार आम आदमी पार्टी को भी देखेंगे, अगर दिल्ली की जो इनकी भूल गया वो अब मंत्री बनी है, थोड़ा सा मैं उनको भी करीब गंभीर जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उन्होंने कम से कम 3.5 लाख वोटों से हरा के भेजा। और गाजियाबाद में तो इनको वोट भी इतने भी वोट नहीं मिले कि अपनी जमानत ही बचा लें आम आदमी पार्टी को। तो ये तो भाजपा की गढ़ है और हम कार्यकर्ता बहुत सजग और प्रबल तरीके से अपने हर सीटों पे काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और गाजियाबाद की सीट भाजपा की आज नहीं, शुरू से भाजपा की सीट रही है, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं तो कार्यकर्ता मैं कहूँ अगर आपको भी टिकट मिल जाएगी तो भी आपको भी जिता लाएंगे। तो भाजपा के कार्यकर्ता बड़े सजग और तैयार अपने अभ्यास को करते हुए रहते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि कमल का निशान बड़ा है, प्रत्याशी बड़े नहीं है? जी, कमल का निशान बड़ा है, बिल्कुल। देखिए, उदाहरण दिया ना अभी आदरणीय हमारे सांसद महोदय ने या पार्लियामेंट कमेटी ने कि नए चेहरे और कार्यकर्ताओं को जो जिले के कार्यकर्ता या पार्षद कार्यकर्ता रहे उनको पार्षदों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट देके ये चीज दिखाई कार्यकर्ता मस्त है और कार्यकर्ताओं कम से कम 40 से ऊपर। नहीं, बहुत सारी सीटों पर आपने जिताऊ उम्मीदवारों को फिर से रिपीट भी किया है, तो इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। नया चेहरा लाना ही कारण है या कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी को मात देना चाहते हैं आप? देखिए, पुराने चेहरे तो चलते ही हैं, पुराने चेहरों के साथ नए चेहरे भी आने चाहिए, क्योंकि आज युवा सोच की अगर जो बात करते थे वो आज कहाँ चले गए, कहाँ धूम मिले को इनका पता नहीं है।
मगर जो सोच, नई सोच की सरकार है, उस सोच को लेके चल रही है कि जो मेरे युवा कार्यकर्ता हैं जो इस संगठन को आगे लाने के लिए काम करेंगे, तो उनको इस बारी में उनको शुरुआत करनी चाहिए। और इस बार युवाओं को काफी दी गई। और ये सीटें जो गाजियाबाद की आप बात कर रहे हैं, मैं भी बता देता हूँ, कुछ सीटें ऐसी है कि इसमें भी कार्यकर्ता जो हमारे जमीनी कार्यकर्ता है, हो सकता है सबको उनकी बारी आए, क्योंकि सबकी आशा उम्मीद रहती है राजनीति के अंदर कि मैं पार्षद, एमएलए या सांसद, मंत्री बनूं। सबकी आशा और उम्मीद रहती है। तो बहुत लंबे समय तक भाजपा में अगर कार्यकर्ता पार्टी में काम कर रहा है तो वो आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है। और अच्छी बात है। अगर ठीक है प्रदीप जी, गाजियाबाद सीट पर जिस तरह से तो उन्हें काम करना भी चाहिए, जिस तरह से आपके कार्यकर्ता और जनता भी ये चाह रही है कि कैंडिडेट लोकल होना चाहिए, स्थानीय होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। ठीक है रतन तिवारी जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो 29 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, इंतजार किया जा रहा है। अब ये इंतजार किसी रणनीति के तहत किया जा रहा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है, या कोई और रणनीति है, उस पर तो बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ एक सवाल आपकी पार्टी के लिए भी है कि आपकी 17 सीटें तो घोषित हो गई हैं, अब किस बात की देरी है? सबसे पहले प्रियंका जी आपका नमस्कार और सारे मित्रों को मेरा नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में 17 प्रत्याशियों की सूची लगभग तैयार है। सिर्फ घोषणा करना और आपके माध्यम से जनता के बीच में लाना हमारा सिर्फ काम बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर बाराबंकी का आपने नाम लिया, वहां पे प्रत्याशी घोषित करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने टिकट वापस कर दिया। उपेंद्र रावत करके प्रत्याशी थे। आपने पश्चिम बंगाल में देखा, पवन सिंह भाजपा के प्रत्याशी ने बीजेपी का टिकट वापस कर दिया। तमाम ऐसे सांसद हैं जिन्हें टिकट नहीं मिल रहा है, तमाम ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, और तमाम ऐसे लोग हैं, गाजियाबाद की बात की जाए, अन्य ऐसी लोकसभा सीट है जहां पे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही। और आने वाले समय में हम रणनीति के तहत इंडिया अलायंस के जो हमारे मित्र हैं, साथी हैं अखिलेश यादव जी, हम लोग एक रणनीति के तहत हम सही टाइम पे प्रत्याशी घोषित कर देंगे। और हम आपको बार बार कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, हम इनको इतने मतलब नीचे आके गिरा देंगे भारतीय जनता पार्टी को कि यह उत्तर प्रदेश में नहीं। लेकिन रतन जी, खबरें तो कुछ और ही आ रही है। खबरें ये आ रही है कि कांग्रेस में जब रायबरेली और अमेठी से आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसको मैदान में उतारेंगे, तो बाकी 15 सीटों की बात तो जाने ही दीजिए। प्रियंका जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके चैनल पे कई बार कहा हो, अन्य चैनलों पे कहा है, गांधी परिवार का वो गढ़ रहा है, गांधी परिवार से ही कोई वहां पे लड़ेगा। आप समय का इंतजार करिए ना, सही टाइम पे हम प्रत्याशी वहां पे देंगे। गांधी परिवार का ही सदस्य वहां पे लड़ेगा, मैं इसको बड़े दावे के साथ आज फिर कह रहा हूँ। जी प्रदीप जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छी मजाक करते थे तिवारी जी। माता जी चलेंगी राज्यसभा, भैया जी चले गए वायनाड, दीदी लड़ेंगी नहीं। मैं भी मुझे कुछ श्लोक हाथ लग गए थे और मैं पढ़ रहा था कि प्रियंका जी सरकारी बंगले में रही 30-32 साल। क्या तो सांसद, ना तो सांसद थी, ना वो कोई मेंबर थी, और फिर भी सरकारी बंगला सिक्योरिटी मिली हुई थी। मैं इनको कोड करना चाहता हूँ प्रियंका जी, थोड़ा सा प्लीज। इनको शायद भटनागर जी को पता नहीं होगा, भटनागर जी को पता नहीं होगा, ये प्रियंका गांधी का नाम ले रहे हैं। प्रियंका गांधी के परिवार ने अपनी जान की कुर्बानी दी है भैया। सुन लीजिए, कैसी बातें करते हैं। राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी ने रुक जाइए ना यार, सरकार ने अपने देश को असुरक्षित बना रखा था। उसकी कहता हूँ, सरकार को अपने देश को असुरक्षित बना रखा था और वो डर था। ये सुरक्षा आप कैसी बातें करते हैं? तुम्हारे गांधी परिवार घूमते हैं, अब कौन जेड प्लस सिक्योरिटी उनके पास? आपकी अब कौन सा एसपीजी उनके पास? सालों से बनी है ना, अब तो सुरक्षित है पूरे। गांधी को जेड प्लस सुरक्षा है, राहुल गांधी को जेड क्या होता है? उनको सब जगह जाती है। आपके अंदर हिम्मत है तो सुरक्षा हिम्मत तो आप मिलेगी। देश में आज दिन बमलाश करते थे, अब बमलाश कर गुमराह करते हैं। आप आडवाणी यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, भाग गए, बमेठी से भाग गए, सुल्तानपुर से भाग गए, वैश्विक सीट बना रखी था उत्तर प्रदेश को, आपने घर बना रखा था। मुरली मनोज जो जनता को छोड़ के चले गए आप, जिन्होंने आपको प्यार दिया, गांधी परिवार को प्यार दिया, ऐसे पूर्व और यहाँ आके आप ज्यादा बता रहे हैं। सरकारी बंगला देख रखा है, राजा के बेटे को चाहिए इनको, राजा के बेटे को सब कुछ चाहिए। चैनल पे
इनको सच्चाई नहीं बताया आप लोगों की, पोल नहीं खोले, पोल नहीं खोले आप लोगों की, कांग्रेस की पोल खोला, काम चला रखा है हम लोगों ने। राजा रानियों को, राजकुमारियों के बारे में बताना चाहिए चैनल में बैठ के। ठीक है, मुद्दे पर वापस आएंगे। और रानी कैसे मजा लेती थी सरकारी पैसा, सरकारी धरोहर का, पिता की आज जनता को बताना चाहिए, ये मौका है देश के लिए उन्होंने अपना जनता को पता लगे, देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। किस देश की कुर्बानी दे दी, कौन सी आजादी पा दी, तुमने कौन सा धंधा बदला दी, देश को बेचा है। नहीं ठीक है रतन तिवारी जी, प्रदीप भटनागर जी, मुद्दे पर वापस आते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश की सीटों की बात कर रहे हैं, किसको बंगला दिया गया है, किसको नहीं दिया गया है। हाँ, ये चुनावी प्रचार प्रसार में आप जरूर बोल सकते हैं, डिबेट में मुद्दे पर आते हैं, डिबेट में मुद्दे पर आते हैं। बंगले की बात करते हैं, कुर्बानी दे दी करते रहते। ठीक है, कांग्रेस ठीक है। जो फांसी लग गई हो, कुर्बानी दे दी, पूजा मिश्रा जी भी हमारे साथ बनी हुई है, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है। ठीक है रतन जी, आपके पास आऊंगी मैं, आपके पास आऊंगी। उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, मुद्दे को दूसरी लाइन में लेके जाने का हम प्रयास नहीं करेंगे। पूजा जी, क्या लगता है आपको? 32 आपकी सीटें भी बची, 31 सीटों पर उम्मीदवारों की आपकी घोषणा हो चुकी है। 32 सीटों को लेकर आपके प्रवक्ता का कहना था डिबेट में कि इंतजार किया जा रहा है और जब तमाम लिस्ट आ जाएंगी उसके बाद ही रणनीति के आधार पर अगली लिस्ट सामने आएगी। क्या यही वजह है कि इंतजार कर रहे हैं सपा सुप्रीमो? मैं प्रियंका जी आपका डाटा थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी। हमारी 43 सीटों पे जो है कैंडिडेट जो है अनाउंस हो चुके हुए हैं। ये पुरानी थी जो 31 आप कह रहे हो, और हमारे जो और भी जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार जो है वर्क कर रहे हैं और हमारे कैंडिडेट की लिस्ट जो है बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर है। अगर आप उठा के देखोगे तो सबसे पहले अगर किसी ने कैंडिडेट की लिस्ट क्लियर की थी तो समाजवादी पार्टी ने की थी। हमारी जो है एक तृणमूल कांग्रेस को भी गई है, वो भी हमारा प्रत्याशी क्लियर है। तो देखा जाए उत्तर प्रदेश में जो हमारी गठबंधन की सीटें जो इंडिया गठबंधन की, उसमें से 44 सीटों पे जो है अनाउंसमेंट हो चुके हुए हैं। बाकी जो है कांग्रेस के साथ में भी जो है समाजवादी पार्टी का लगातार संपर्क चल रहा है और वो 17 जो सीटें हैं उनपे भी अनाउंस हो जाएगी। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। बीजेपी के जो प्रवक्ता बहुत चीख चिल्ला के कह रहे थे कि जो है हम बीजेपी का कमल फूल ही रहेगा, इनको कॉन्फिडेंस है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जो है आए हुए हैं, 4 महीने का समय मिला हुआ है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, पॉलिटिकल विशेषज्ञों ने कहा हुआ है कि जो है अगर महीना समय आपको ज्यादा मिलता है तो आपको जो है मनी पावर का इस्तेमाल करने का समय ज्यादा मिल जाता है और जो है ये कर ले जाएंगे। हालांकि जो है इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में तैयार है और चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, बढ़िया से चुनाव लड़ेगी और आने वाले समय में परिणाम भी दिखेगा। और जैसे कि बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश में या फिर कहीं पे बहुत मजबूत है, राम भरोसे है। आप क्या कह रहे हैं? आप तो गठबंधन के थी हैं, आपको उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें दी हैं समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए? क्योंकि आप तो गठबंधन का हिस्सा है, थोड़ा बता दीजिए। किससे बात कर रहे हैं आप? हमसे पूछ रहे हैं? जी मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हूँ। अच्छा जी, मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हूँ और समाजवादी पार्टी का ही जो है पक्ष रख रहे बता रहे हैं आपको कि जो है 43 जो कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी के जो क्लियर हो रखे हुए हैं। आपने जी आपने आम आदमी पार्टी को ये अगर जैसे कि तृणमूल कांग्रेस को दिया तो आपको पता चले, जब लिस्ट आएगी तो पता चलेगी। हम आपको क्यों बताते फिर? मतलब ये गजब बात कर रहे हैं आप। हम अपने पार्टी के अपने जो नीतियों की चीजें हैं आपको हम बताते चले। तो आम आदमी पार्टी को भी आपने को सीट दी है या 17 सीट केवल आपने? ये जब निकल के सामने आएगा पता चलेगा आपको। हम हमारी रणनीति आपको क्यों बताएं? आप तो राम भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं, अब शंकराचार्य वहां जाते नहीं है, आपने कोई कार्य तो किया नहीं है। आप सोचिए, आप अगर प्रत्याशी भी लेके आएंगे ना, अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। आपके पास काम तो किया नहीं है, भगवान राम बचाए। अब काम तो किया नहीं, काम को लेके जाएंगे नहीं हम। आपको टिकट देने के बाद में काटना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा भाई? आप क्यों प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे हो? आप दूसरे पर लांछन लगाने चल जाते हैं। आपके प्रधानमंत्री लेकिन पूजा मिश्रा जी प्रत्याशी तो कांग्रेस ने भी नहीं उतारा ना इंडिया गठबंधन में। प्रत्याशी तो 20 सीटों पर आपने भी नहीं उतारा ना। अगर उतार रहे हैं, बिल्कुल उतार रहे हैं, फिर ग्रेजुअली उतारते चले जाएंगे कि हाँ तैयारी के साथ उतारेंगे। मुख्यमंत्री हम ऐसे नहीं उतारेंगे कि जो टिकट दे दिया फिर अब वीडियो आ रही है अब कट करेंगे, ऐसे थोड़े करेंगे। कहते ना आप गिनती में कहीं होनी आप उत्तर प्रदेश में 5 से बेचारे 3 रह गए, वो भी परिवार के रह गए। तो आप कहाँ तुलना किस चीज से करोगे? आप तुलना तो अच्छे से करिए ना। आपको
तुलना कर रहा भी नहीं अब आती। छोटा चना बाजे घना, हमारे साथ में आपने सुना ना, छोटा चना बाजे घना। आपको उत्तर प्रदेश की जानकारी है नहीं, आप जो जमीनी हकीकत जानते नहीं है आप। अरे राजा को ना, आपने कहानी सुनी होगी ना, चिड़िया के अंदर जो है जान बची थी राजा की, आपके राजा की जान बची ईवीएम में। जिस दिन जो ईवीएम हट जाएगा ना, आपके राजा की जान चली जाएगी। अरे अब चलिए ठीक है पूजा मिश्रा जी, हाँ चुनाव की शुरुआत हुई है तो ईवीएम की तो शुरुआत हो ही जाएगी, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की। मैं आती हूँ, डॉक्टर नीरज जैन जी भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, मैं आती हूँ डॉक्टर नीरज जैन जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अब बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, बसपा ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार जरूर उतारे, लेकिन इन तीन मुख्य पार्टियों की बात करें तो तीनों ही पार्टी अभी इंतजार में है। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ही आक्रामक राजनीति के लिए जाना जाता है और जिस तरह से नए नए प्रयोग करके सामने लाते हैं, नए चेहरों पर बात है, नए चेहरों पर दाव लगाने की बात हो रही है, ये बात तो साफ है। लेकिन इंतजार अगर किया जा रहा है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, किस बात का इंतजार है? देखिए प्रियंका जी, ये तो एक राजनीतिक जो है ये बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं और इस स्ट्रेटेजी को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डिस्क्लोज नहीं करती है। देखिए जैसा हम बताएं, नए चेहरे उतारने के पीछे कारण क्या है, ये जो अभी मैडम बोल रही थी पूजा मिश्रा जी, उनको मैं सुन रहा था। देखिए बात तो सही है कि उत्तर प्रदेश में आपने काम कुछ नहीं किया। जब काम कुछ नहीं किया है तो वो अगर सांसद अपने क्षेत्र में जाएंगे तो जनता उनको बेइज्जत करेगी। तो नए चेहरे देने के बाद हम अभी चूंकि मंदिर का मुद्दा चला है, लोकसभा में भी उठाया था प्रधानमंत्री जी ने, और उसके भरोसे ये निकलेंगे तो नए चेहरे दे करके ये देना चाहेंगे एक मैसेज। हालांकि देखिए इनकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। प्रदीप जी मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा लगता है मुझको जब सब लोग मुस्कुराते हैं या कोई मुझ पर आरोप लगाते हैं, क्योंकि मैं वास्तव में बहुत सीनियर हूँ। और एक बात ये बताइए, हमें समझ में ये नहीं आता है कि आप एक तरफ कह रहे थे कि हम 70 वर्ष के ऊपर के प्रत्याशियों को नहीं लड़ाएंगे, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि आपने तुरंत फिर लड़ाना शुरू कर दिया? अब हम ये हमारा भी गठबंधन है, मतलब एक एनडीए गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन है। ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं और सपा के प्रवक्ता, इन्होंने नहीं पूछा कि आपने पूरे देश में कितने प्रत्याशियों को किसके संगठन के क्या क्या दे रहे हैं। हालांकि इन्होंने उत्तर प्रदेश में कुछ संगठन के टिकट बांटे। हमको अपने को देखना है, हम कैसे अपने प्रत्याशियों को कर दें। और इस वक्त सारी चीजें, चूंकि जब कोई काम करता नहीं है ना तो उल जुलूल के विषय आते हैं। अब इस वक्त राम मंदिर, देखिए भावनात्मक लगाव सबका है और उसको ले करके सब चल रहे हैं। लेकिन अब मंदिर के ऊपर भी ये जो आ गया आजाद हिंदुस्तान का व्यापम घोटाला, व्यापम के बाद कॉमनवेल्थ घोटाला, उसके बाद जो 6000 बॉन्ड का जो आया इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला, इसके चलते अब प्रत्याशियों को थोड़ा देर में ही सब उतारने का प्रयास करेंगे। और विपक्षी दल भी ये सोचेगा कि जब भाजपा उतारने सत्ता और ऊर्जा तब हम उतारेंगे। रही बात ये कि ये जो आक्रामक है भाजपा, तो देखिए उनका कैडर वर्क है। उन्होंने वो पन्ना प्रमुख और ये प्रमुख, उनके मैं तो जला रहता हूँ यूनिवर्सिटी में, तो देखता हूँ इनके हर कैडर पे काफी लोग हैं जितने शायद और दलों के नहीं है। तो इसलिए इनका आक्रामक होना स्वाभाविक है। और इनके आक्रमण को ध्वस्त करने के लिए, पराजित करने के लिए, परास्त करने के लिए विपक्ष भी अपनी रणनीति बना रहा है। जब इनके प्रत्याशी आ जाएंगे तब वो लाएंगे, क्योंकि देखिए आरोप प्रत्यारोप होना चुनाव में बहुत वाजिब है जी, ठीक है। इसलिए अभी इनको वेट एंड वॉच की थ्योरी अपनानी है, सबको अपना रहे हैं और सब अपना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यानी कि अभी इंतजार और बरकरार रहेगा। हाँ, और एक्चुअली देखिए उत्तर प्रदेश जो है 7 चरणों में आपको चुनाव दिखाया गया है। अगर उत्तर प्रदेश 7 चरणों में है तो आप ये खुद बताइए प्रियंका जी, कैसे कोई राजनीतिक दल, खासतौर से भाजपा जो पूरे देश में बैठी है और उसके इतने गहन मतलब गूढ़ रणनीतिकार बैठे हैं, वो कैसे पन्ने खोल देंगे, अपने कैसे पत्ते खोल देंगे? जिन जिन चरणों में इनके प्रत्याशी डिक्लेयर होंगे उन चरणों में प्रत्याशियों को देख करके विपक्ष और इंतजार करेगा, क्योंकि इनका कोई सर्वे नहीं है कि जिसको लड़ा रहे डिक्लेयर का उसी को लड़ा दे। देखिए मुस्कुरा रहे हैं, ये कभी भी किसी को बदल सकते। देखिए अभी वरुण गांधी को ये पीलीभीत से ले आया सुल्तानपुर, इसका मतलब मेनका जी का टिकट कट रहा है। देखिए बहुत चीजें ऐसी हैं जिनको बहुत चीजों को सोचना पड़ेगा। उनका तो साफ कहना है कि कमल का निशान बड़ा है, प्रत्याशी बड़े नहीं है। नहीं, अगर ये बताइए, देखिए कमल का निशान बड़ा है, प्रत्याशी बड़े नहीं है, तो भगवान राम क्यों आ जाते हैं? मैडम एक मिनट प्लीज प्रियंका जी, देखिए हम ये कह रहे हैं हर राजनीतिक दल का अपना चुनाव चिन्ह बड़ा है और ये देश ऐसा है जब 2
2 से ये 72 आ सकती है भाजपा जी, तो क्या ये नहीं हो सकता 72 से 2 जा सकती है? मैडम रात हुई है तो सवेरा भी होगा। अहंकार नहीं होना चाहिए, थोड़ा वेट कीजिए। 7 चरणों के चुनाव अभी तो प्रदीप जी आई है, जवाब दीजिएगा। तो बहुत बहुत टाइम बाकी है। जो 30 से 35 साल से राजनीति चल रही थी ना राम मंदिर को लेके, तो थोड़ा बताया तो आप वरिष्ठ है, वो राजनीति को खत्म कर दिया है, राम मंदिर का मुद्दा ही खत्म कर दिया है। जो जम्मू कश्मीर को लेके जो धारा 370 लेकर समस्या थी ना, मुद्दा था, वो मुद्दा ही खत्म कर दिया है उसको सिस्टम को लाके। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली और पानी का मुद्दा होया करता था, वो मुद्दा ही खत्म कर दिया है। विपक्ष को मुद्दे ढूंढने पड़ेंगे, आपको क्या चाहिए। रही आपने विकास की बात करें, विकास जो है मैं यहाँ लाके आपके सामने पन्ने पे नहीं दिखाना चाहता। आप स्वयं जाइए बाल बच्चों को लेके प्रदेश के अंदर, दिन में रात में जाइए, आपको दिखाई देगा विकास। अगर 10 साल के कार्यक्रम में सरकार, अगर हमारे को अगर जनता ने आशीर्वाद देके अगर लायक बनाया है तो उस पर काम भी करेंगे। मगर क्या है ना, धरातल का काम और धरातल के पीछे है काम, उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। रही चीज विपक्ष इन चीजों को नहीं समझता। जी पूजा मिश्रा जी, आपको मैं खत्म करूँ लास्ट में। जी बड़े वरिष्ठ हैं और बड़े वरिष्ठ हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी। पूजा जी 1 मिनट लूंगा बस, पूजा जी 1 मिनट लूंगा बस, 1 मिनट, पूजा जी 1 मिनट लूंगा बस। तो इसी प्रकार मेरे बहुत सीनियर वरिष्ठ बैठे, तो चाहे रक्षा प्रणाली हो चाहे कृषि प्रणाली, जितनी प्रणालियों पे सरकार को काम स्पीड से करना चाहिए था, स्लो काम करना चाहिए, वो देखा कि किसने स्लो और कितने स्पीड से काम करा, करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर कार्यकाल में मैं आपका जवाब नहीं दे रहा हूँ, अगर सरकार अपने कार्यकाल में किसी चीज का उद्घाटन करती है तो उसको निर्माण करा के उसको चालू करने का भी उद्घाटन करती है। मंशा करने की होनी चाहिए, ये नहीं कि चुनाव से पहले आप 11,000 करोड़ के रिबन काट जाओ। पेपर लीक होता है और उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट, आपके मंत्री का कहा हुआ है कि 5 साल में 55,000 जो है अगेंस्ट वुमेन क्राइम बढ़ा हुआ है। आपने जो है पॉवर्टी लाइन का डेफिनेशन चेंज कर दिया, पर कैपिटा जो होता था उसका डेफिनेशन चेंज करके आपने गरीबों को ऊपर लग दिया, पॉवर्टी लाइन के ऊपर रख दिया, और आप बता रहे गरीबी खत्म कर रहे हैं। आप जो है एम्प्लॉयमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, आपने जीडीपी तो बढ़ा दिया पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया नहीं, बट जीडीपी को बढ़ाने के दिखाने के लिए जो आपने फिर डेफिनेशन चेंज कर दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप देश के हक की बात कर रहे हैं तो एक बार ये सारे डेफिनेशन को पढ़िएगा। डेफिनेशन को बदल करके जो है क्राइम को कम दिखाया गया। एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है कि क्राइम जो है बढ़ा हुआ है, आपका जो है जीडीपी आप बढ़ा के दिखा। आप पहले बताइए, आप जानते हैं एम्प्लॉयमेंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? आप बताइए कि पॉवर्टी लाइन का डेफिनेशन आपने क्या डिफाइन किया हुआ है, इसके पहले क्या डेफिनेशन था, कैसे पर कैपिटल जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो पर कैपिटल दिया हुआ है आपने उससे कम रखा हुआ है। उसके बावजूद भी आपको मैं बता दें, सवालों के जवाब नहीं होते, जिन पे विकास के काम नहीं होते, जिन पे जिम्मेदारियां नहीं होती, वो ऐसी उलझुल बातें करती हैं। कहता हूं ऐसे लोग उलझुल बात करते हैं। चलिए समय नहीं है मेरे पास, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। प्रदीप जी, रतन जी, डॉक्टर नीरज जैन जी और पूजा मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी लिस्ट का इंतजार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ तीसरी लिस्ट, तो कांग्रेस के 17 उम्मीदवार और वहीं समाजवादी पार्टी के 20 उम्मीदवार। अभी भी अलग अलग पार्टियों की अलग अलग रणनीतियां हैं और पत्ते खोलने को कोई भी पार्टी तैयार नहीं है। देखना ये होगा कि आगे आने वाली लिस्ट के लिए और कितना इंतजार कौन सी पार्टी करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।